नोटिफिकेशन आ गया है और अब सबसे पहले हमें प्रीलिम्स देना है और प्रीलिम्स की परीक्षा में पढ़ने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको लिखना कुछ नहीं है, केवल 4 में से एक ऑप्शन चुनना है। बहुत बार आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की हो, लेकिन अगर आपने वास्तविक प्रीलिम्स के पहले कभी प्रश्न पत्र नहीं किया होगा तो आपकी पढ़ाई किसी काम नहीं आएगी। आपकी पढ़ाई अच्छी हुई है या नहीं हुई है, यह बिना वस्तुनिष्ठ प्रश्न किए आपको इसका अंदाज़ा लग ही नहीं सकता। तो इसका बेस्ट तरीका यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वस्तुनिष्ठ प्रश्न किए जाएं और कोशिश की जाए कि जो प्रश्न आ चुके हैं उनको करके देखा जाए कि क्या उस स्तर की मेरी तैयारी हुई है नहीं। अब हम सिलेबस को और बेहतर समझने के लिए और कि किस तरह के प्रश्न सिलेबस के किस पॉइंट से आते हैं उसको समझने के लिए हम सैंपल ग्रुप में 2018 का पेपर उसकी एनालिसिस करेंगे। मैं कुछ बेसिक चीज़ें पहले रिवाइज कर दूं। प्रीलिम जीएस पेपर 1 में हमने सिलेबस में देखा कि 1 से लेकर 11 तक बिंदु है, जिसमें इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था 7वें और 8वें नंबर पे एमपी है और 10वें और 11वें नंबर पे 3 एक्ट्स हैं। ये हमने सिलेबस देखा। अब हम कोशिश भी करेंगे हर क्वेश्चन में समझने की कि ये क्वेश्चन सिलेबस के किस हिस्से का है, ये भी कोशिश करेंगे। उसका सही जवाब पता हो तो उसके सही जवाब के बारे में बताएंगे कि ये जवाब हमें पता है, और कोशिश ये करेंगे ये सवाल नहीं आने वाले दोबारा, तो हम ये सवाल क्यों करें। हमको इन सवालों से समझना है कि सवाल किस तरीके के आते हैं। अगर इतिहास का सवाल है तो इतिहास में किस तरीके का सवाल आता है। अगर इस साल शाहजहां आया है तो अगले साल छत्रपति शिवाजी आ सकता है, ऐसा अंदाज़ा लगेगा, इसलिए हम इसकी एनालिसिस करेंगे। दूसरा एक बिंदु और मैं कहना चाहूँगा कि ये इसमें जो समय का निर्धारण रहता है, ये 2 घंटे में 100 प्रश्न होते हैं। तो इससे पहले कि हम प्रश्न पत्र पे आएँ, ये समझ लें कि 2 घंटे में 100 प्रश्न होते हैं, तो और सभी प्रश्न बराबर बराबर 2-2 मार्क्स के हैं, तो हमको 120 मिनट मिलता है। 120 मिनट मिलता है 100 प्रश्न करने के लिए, तो लगभग 1.2 मिनट्स पर प्रश्न, यानी कि करीब 72 सेकंड का समय एक प्रश्न के लिए हमारे पास है। अब क्या हमारे पास हर प्रश्न के लिए 72 सेकंड है? नहीं, क्योंकि क्यों हमें प्रश्न पत्र मिलेगा। ये मेरे पास 2018 का वास्तविक प्रश्न है। ये पुराने सालों के प्रश्न पत्र कहाँ से मिले, क्या इसके लिए किसी बाजार में जाने की ज़रूरत है? नहीं, ये आपको MPPSC की वेबसाइट पे, जहाँ MPPSC का नोटिफिकेशन निकला है उसी की वेबसाइट पे आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें लिखा होगा ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स। मेरे हाथ में जो क्वेश्चन पेपर है वो भी मैंने MPPSC की वेबसाइट से ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकाला। ओल्ड क्वेश्चन पेपर में आपको 2018, 2017, 2016, 2015 और शायद 2014 का भी प्रश्न पत्र MPPSC की वेबसाइट पे डला हुआ है। मैंने केवल उदाहरण के लिए 2018 का पेपर 1 आज डिस्कशन के लिए उठाया है। सभी से मैं चाहूँगा कि पिछले पुराने वर्षों के भी प्रश्न पत्र उठा लें। ज़रूरी नहीं कि आप इसका प्रिंट निकालें, अपने फ़ोन पे डाउनलोड कर लें और उसके PDF में सारे प्रश्नों को करने का प्रयास ज़रूर करें। इसमें से कोई प्रश्न रिपीट होगा ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम इन प्रश्नों को करेंगे, और किस्मत से अगर कभी कोई प्रश्न रिपीट हो गया जिसकी संभावना कम है तो हमारे लिए अच्छी बात है। तो हर क्वेश्चन के लिए 72 सेकेंड नहीं है, क्योंकि जैसे ये प्रश्न पत्र मिलेगा तो इस प्रश्न पत्र में आपको निर्देश पढ़ने पड़ेंगे, इस पे भी अपना रोल नंबर लिखना होगा, फिर आपको OMR शीट में अपना रोल नंबर वगैरह लिखना होगा, इसमें भी समय लगेगा। जनरली घंटी बजते ही आप आंसर कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक जनरली टेप या कुछ लगा होगा जो आपको कहा जाएगा कि घंटी बजने के बाद ही खोलें। तो अगर आपको प्रश्न पत्र हाथ में मिल भी गया है तब भी आप चेक नहीं कर सकते कि प्रश्न अंदर क्या है नहीं है, जब तक कि बेल नहीं लगती। बेल लगने के बाद आप खोलेंगे तो आपका शुरू के 2-4 मिनट, मैं सभी से कहूँगा कि ये स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए कि इसको खोला और पहला क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। नहीं, एक बार 2 मिनट 3 मिनट लगा के सरसरी निगाह से पहले चेक कर लेना चाहिए कि मेरे प्रश्न पत्र में जितने पन्ने होने चाहिए उतने पन्ने हैं या नहीं। ये निर्देशों में भी लिखा होता है, ये लिखा होगा कि प्रश्न पत्रिका के आवरण पृष्ठ में लगे पृष्ठों की संख्या दी गई है, परीक्षार्थी आश्वस्त हो लें कि उसके प्रश्न पुस्तिका में निर्धारित संख्या में पृष्ठ लगे हैं, अन्यथा वह दूसरी प्रश्न पुस्तिका मांग ले। ये किस लिए ज़रूरी है? इसलिए कि अगर आपने शुरू में नहीं देखा और बीच में देखा कि कोई एक पन्ना आपका खाली है या प्रिंट नहीं हुआ, 10 क्वेश्चन नहीं है, फिर आपने प्रश्न मांगा और इसके सेट बने होंगे, अमूमन 4 सेट होंगे, ABCD करके सेट होंगे, कहीं किसी कारण से उस सेट का प्रश्न पत्र आपको वापस नहीं मिला तो आपकी बहुत बुरी हालत होगी।
ऑल्दो प्रयास ये होगा कि सेम सेट आपको मिले, लेकिन ये काम शुरू में ही देख लेना चाहिए। बीच में अगर हुआ तो आपको घबराहट होगी कि अरे मेरे प्रश्न पत्र में तो 4 प्रश्न हैं ही नहीं, छपे ही नहीं हैं। तो सबसे पहले पेपर खोल के चेक कर लेना है कि हमारे 100 के 100 प्रश्न उसमें है कि नहीं, कोई पन्ना गायब तो नहीं है। सेट जो मेरा लिखा है यहाँ, वही सेम सेट मैं अपने OMR शीट पे लिख लूँ, इसमें गलती ना हो। चारों सेट में क्या प्रश्न अलग अलग होंगे? नहीं, चारों सेट में सेम वही 100 प्रश्न होंगे। चारों सेट में केवल प्रश्नों का ऑर्डर अलग अलग होगा। जो आप सेट ए का जो प्रश्न क्रमांक 1 है, सेट बी में हो सकता है वो प्रश्न क्रमांक 90 हो, सेट बी में वो प्रश्न क्रमांक 15 पे हो, सेट सी में किसी और में, सेट डी में कहीं और। केवल प्रश्न क्रमांक अलग अलग होगा, लेकिन प्रश्न वही 100 के 100 होंगे। प्रश्न पत्र शुरू करने से पहले हम एक बार निर्देश जो सेम रहते हैं हर साल एक बार पढ़ लें, ताकि हमको परीक्षा के दिन इन निर्देशों को पढ़ने में समय व्यर्थ न गंवाना पड़े, हमको पता रहे कि क्या निर्देश रहते हैं। सिंपल 9 निर्देश हैं। इसमें लिखा हुआ है मुद्रित पृष्ठों की संख्या 32, उस साल जिस साल आप बैठे हैं उस साल हो सकता है कम या ज़्यादा हो। कुल प्रश्नों की संख्या 100, समय 2 घंटे। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश, यह प्रश्न पुस्तिका 2 भाषाओं हिंदी व अंग्रेजी में छपी है। परीक्षार्थी अपनी सुविधा अनुसार कोई भी भाषा चुन सकते हैं। अमूमन प्रश्न पत्र के एक तरफ हिंदी में प्रश्न और दूसरी तरफ अंग्रेजी में प्रश्न रहते हैं। जितने प्रश्न इस पन्ने में हिंदी के होंगे, उतने ही प्रश्न दूसरे पन्ने में अंग्रेजी के आपको मिलेंगे, तो वो मैच करता रहता है। प्रश्न पुस्तिका में प्रश्नों की निर्धारित संख्या 100 है। परीक्षार्थी आश्वस्त हो ले कि उसके प्रश्न पुस्तक में निर्धारित संख्या में प्रश्न मुद्रित है, अन्यथा वह दूसरी प्रश्न पुस्तिका मांग ले। प्रश्न जैसे ही घंटी बजती है, हमको एक बार फटाफट नजर डाल लेनी चाहिए कि पहले पन्ने पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 9 10 11 12 13 14, मुश्किल से 30 सेकंड लगेगा कि 1 से लेकर 100 तक प्रश्न इसमें हैं। तो हर प्रश्न आपको करना है, वो अनिवार्य है, तो आपको भी अनिवार्यतः 100 में से 100 प्रश्न करने ही है। टारगेट होना चाहिए कि 120 मिनट है तो हम 100 मिनट के अंदर 100 प्रश्न कर लें, 20 मिनट हमारे पास बाकी कामों के लिए रहना चाहिए। टारगेट मन में लेकर चलना है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं, तो इसका मतलब सभी प्रश्नों पे समय भी बराबर लगना है, सभी प्रश्नों पे एफर्ट भी बराबर लगना है, सभी प्रश्नों के सही होने से फायदा भी एक जैसा होगा। सभी प्रश्नों के अंक समान का ये मतलब है कि कोई प्रश्न अगर बहुत कठिन लग रहा है और उसको आपको बहुत देर तक सोचना पड़ रहा है और 1 मिनट से ज़्यादा समय हो गया उसको सोचते सोचते, तो उसमें 1 मिनट से ज़्यादा समय लगाने का फायदा नहीं है, क्योंकि उसके भी उतने ही अंक हैं जितने उस प्रश्न के जो आप 5 सेकंड में कर लोगे। तो अगर 1 मिनट से ज़्यादा समय लग रहा है, इसका मतलब कि वो प्रश्न आपको नहीं आ रहा, तो आप 4 में से किसी एक ऑप्शन पे जो सबसे इंटेलिजेंट गेस मार सकते हैं, गेस मारिए और आगे बढ़िए। क्योंकि उस समय प्रश्न पे आपने 2 2.5 या 3 मिनट लगा दिया तो आपका कोई और प्रश्न लास्ट में छूट जाएगा, और 2 2.5 मिनट लगा के भी सही होगा गारंटी तो नहीं है। तो लेकिन जो छूट गया उसकी तो गारंटी है कि उसमें 0 मिल गए। तो छूटना एक भी प्रश्न नहीं चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी प्रश्न में 1 मिनट से अधिक का समय अगर लग रहा है तो आप उस पर एक इंटेलिजेंट गेस मारिए और आगे बढ़ जाइए। प्रश्न पुस्तिका में आवरण पृष्ठ पर प्रश्न पुस्तिका में लगे पृष्ठों की संख्या दी गई है। परीक्षार्थी आश्वस्त हो लें कि उसके प्रश्न पुस्तिका में निर्धारित संख्या में पृष्ठ लगे हैं, अन्यथा वह दूसरी प्रश्न पुस्तिका मांग ले। एक बार आप देख लें कि 1 से 100 तक प्रश्न है तो एश्योर हो जाएंगे। छठा है, प्रदत्त उत्तर पत्र पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा अपने उत्तर तदनुसार अंकित करें। तो कुछ निर्देश आपके OMR शीट पे भी होंगे, उनको भी ध्यान से देख लें कि कैसे काला करना है, किस तरह से करना है। कृपया उत्तर पत्र पर निर्धारित स्थानों पर आवश्यक प्रविष्टि करें, अन्य स्थानों पर नहीं। अमूमन जो आपको OMR शीट मिलेगी, उस OMR शीट में ऐसे करके 4 निशान बने हुए हो सकते हैं, जो जब वो कंप्यूटर में स्कैन होते हैं तो उसके लिए काम आते हैं, और स्थल चिन्हित होता है कि जिस स्थल में आपको लिखना है, ऐसे गोले लगे होंगे। इसके अलावा कहीं भी आपने कोई ऐसा निशान, ऐसा कुछ निशान बना दिया तो वो कंप्यूटर में रीड करने में आपको OMR शीट परेशान करेगा। आपको उसके आसपास के प्रश्न का सही हल का भी जवाब, आप उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए इस कागज़ की साफ सफाई बड़ी ज़रूरी है। OMR शीट को ऐसे ना मोड़ें, ऐसे ना मोड़ें, जैसा मिला है वैसा का वैसा सीधा रखें, और केवल सही आंसर जब हो जाए तो उसमें गोले लगाने के अलावा और कोई हरकत OMR शीट पे नहीं करेंगे। ना किसी तरह का रफ करेंगे, ना उस पर कोई निशान लगाएंगे। जितना उसमें लिखना है केवल उतना ही लिखेंगे। बाकी ये जो पन्ना क्वेश्चन पेपर है, इसमें रफ के लिए जगह रहती है, इसमें आप कहीं भी कुछ रफ कर सकते हैं, टिक मार सकते हैं। मेरी जनरली बच्चों को ये सलाह रहती है कि जब आप किसी प्रश्न का सही करते हैं तो एक अपने प्रश्न पत्र पे टिक मार लीजिए और उसी समय गोला लगा दीजिए।
बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि पहले 1 से लेकर 100 तक प्रश्न पत्र पे टिक लगाते रहते हैं और फिर सोचते हैं लास्ट में गोला लगाएंगे। ये बहुत बार स्ट्रैटेजी बहुत लोगों का नुकसान करती है, क्योंकि गोला लगाना और टिक लगाना दोनों में समय अगर आप देखेंगे तो टिक लगाने में बहुत कम समय लगता है। समय किस में लगता है? जवाब सोचने में। जैसे आपने जवाब सोच लिया कि इसका आंसर ए है तो टिक लगाने में इतना समय लगेगा, लेकिन ए में गोला लगाने में इतना समय तो आपको लगेगा ही। तो जब आपने सोचने में समय लगा दिया, मान लीजिए आपने 40 सेकंड 50 सेकंड में आंसर सोच लिया कि इसका आंसर ए है, तो तुरंत प्रश्न पत्र पे ए पे टिक लगाइए, क्योंकि प्रश्न पत्र आप लेके वापस आएंगे तो आप बाद में क्रॉस चेक करेंगे आपने क्या लगाया था, और उसी समय OMR शीट में ए पे गोला लगा दीजिए। एक तो इसलिए कि इससे समय बचेगा, उस एक प्रश्न पे आपको 2 बार समय नहीं लगाना पड़ा। दूसरा इसलिए कि बहुत बार जब लास्ट में लगाते हैं, क्योंकि सारे प्रश्न ऐसे एक साथ लिखे होते हैं, बहुत बार गोला लगाते लगाते जिसको हम फिजिक्स में पढ़ते हैं पैरेलैक्स एरर हो जाता है। जब बड़ी देर तक देखते रहो तो ये 5वें प्रश्न की लाइन है या 6ठे की गलती हो जाती है। आपने हो सकता है 6ठे का बी सोचा हो, गोला लगाते हुए हो सकता है 7वें का बी का गोला काला हो जाएगा, और ऐसा होता ही है। इसमें फिर बाद में आप कुछ नहीं कर सकते, वो गया, क्योंकि कलम से गोला लगाना है, पेंसिल से नहीं लगाना है, तो आप बर्बाद हो जाएगा वो पूरा। इसलिए एक तो ये कहूंगा कि किसी भी प्रश्न को छोड़ते नहीं जाना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि अगर नहीं हो रहा है 1 मिनट में तो इंटेलिजेंट गेस मार के गोला मार दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं लास्ट में आके फिर से सोचूंगा, तो ध्यान रखिए कि वो रो आपने खाली छोड़ी है। मान लीजिए आपने 21वां प्रश्न जो है वो खाली छोड़ा कि नहीं मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा, लास्ट में आऊंगा, और 22वां प्रश्न आपने किया। बहुत बार क्या होगा, क्योंकि 20वें प्रश्न पे गोला लगा हुआ है, 21वें पे आपसे गलती से गोला लग जाएगा जो कि 22 पे आप लगाना चाह रहे थे। अब आप 21 को तो करेक्ट कर लो, लेकिन 22 को तो फिर से करेक्ट कर लो, लेकिन 21 प्रश्न आपका 0 हो गया। मेरी सलाह जनरली ये रहती है, अक्सर लौट के आने का वक्त नहीं मिलता है। प्रैक्टिकली 120 मिनट में अगर 100 प्रश्न होते हैं, लौट कर आने का फिर से गेस करने का नहीं मौका मिलता। जिस सवाल पे आपने 60 सेकंड लगा लिए हैं उसके बारे में अब आपको जो पता है, इससे ज्यादा अच्छा अब आपको नहीं पता होने वाला। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ये सिस्टम सेट है, एक थंब रूल है, आप कह सकते हैं कि ये एक वहम है लोगों में कि जो दिमाग में पहला उत्तर आता है वो सही होता है। ये मान के चलिए, ये एक थंब रूल है, मैंने अपने पूरे जीवन अपनाया है कि जो क्वेश्चन पढ़ के जो पहला उत्तर आपके दिमाग में आया है वो सही है। अगर वो सही नहीं भी है तो आपके लिए वो ही सही है, क्योंकि अगर आपके मन में डाउट आया तो अब जो आप दूसरा लगाने वाले हो कि ये या ये, उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी घटती जाती है। जितना ज़्यादा आप उस प्रश्न पे पुनर्विचार करते जाते हो उतना उस प्रश्न की सही होने की प्रोबेबिलिटी घटती जाती है। ईश्वर का नियम है, कोई साइंस नहीं है, ये एक वहम है, और मैं इस वहम में बहुत विश्वास करता हूँ कि जो पहला आया 60 सेकंड में लगा कि यही लग रहा है मुझे, तो क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो जो लग रहा है वो करके आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि वो प्रश्न कंप्लीट हो गया, अब दोबारा लौट के नहीं आना उस प्रश्न पे, तभी आप समय से पूरा कर पाएंगे। अगर आप सोचेंगे लास्ट में आके जो छूटे हुए हैं उसको फिर करूंगा, तो हो सकता है कि आप गड़बड़ कर जाएं। तो ये कुछ बातें मैं, ये पैरेलैक्स एरर वाली चीज़ें जो एग्जाम देते हैं वो महसूस करेंगे कि बहुत बार ऊपर नीचे होती ही है गलती, ये गलती ना हो, इसलिए ज़रूरी कि एक नंबर से शुरू करते जाएंगे और सॉल्व कर जाएंगे। और जो निर्देश हैं, परीक्षार्थी सभी रफ कार्य प्रश्न पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर निर्धारित स्थान पर ही करें, अन्यत्र कहीं नहीं, तथा उत्तर पत्र पर भी नहीं। तो आखिरी के पन्ने जनरली रफ कार्य के लिए दिए रहे हैं, उस पर रफ कार्य लिखा होगा, 2 पन्ने रहते हैं। रफ की आवश्यकता अमूमन नहीं पड़ती, केवल सेकंड पेपर 2 में मैथ में पड़ती है, पेपर 1 में बहुत कम रफ की आवश्यकता आपको पड़ेगी। कोशिश करें कि इसके आसपास ज़्यादा कुछ ना लिखें, वैसे इससे कुछ होता नहीं है, लेकिन कई बार कोई बहुत कड़क इन्विजिलेटर हो तो इसके लिए आपको टोक सकता है, क्योंकि बहुत बार चीटिंग करने वाले लोग यहाँ पर लिख के आंसर किसी को बताने का प्रयास कर सकते हैं, तो आप पर कोई चीटिंग करने का आरोप लगा दे, इसलिए बचना चाहिए कुछ भी वहाँ करने से। बट अमूमन मैथ्स के सवाल में आप वहीं पर अगर रफ कर लेते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। परीक्षार्थी यदि रफ कार्य प्रश्न पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर निर्धारित स्थान पर करें, अन्यथा कहीं नहीं करें। आखिरी निर्देश है, यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक प्रकार की त्रुटि हो तो प्रश्न के हिंदी तथा अंग्रेजी रूपांतरों में से अंग्रेजी रूपांतर को मानक माना जाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण निर्देश है। हर प्रश्न, भले आप हिंदी मीडियम से दे रहे हो, हर प्रश्न को आंसर करने से पहले एक बार उसका इंग्लिश वर्जन देख लेना चाहिए। बहुत बार क्या होगा कि हिंदी वर्जन में जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें लिखा है कि
एक ऑप्शन में लिखा है 10.39, एक में 12.39, एक में 14.39, में 16.39, और अंग्रेजी वाले में 16.39 की जगह 18.39 लिखा है। और हो सकता है कि वो डी ही आप सही आंसर हो, तो चेक कर लेना चाहिए कि अगर अंग्रेजी में जो लिखा है वो ही सही है। ऐसा हो सकता है, इसकी संभावना कम है, लेकिन यदा कदा एक आध सवालों में कभी ऐसा हो सकता है, इसलिए अंग्रेजी रूपांतरण के सवाल को देख लेना चाहिए। तो ये निर्देश हैं, एक बार आप पढ़ के पहले से पढ़ लेंगे तो परीक्षा के दिन इसमें कुछ, फिर भी एक मेरी सलाह रहती है हमेशा कि परीक्षा से पहले एक बार इस प्रश्न पत्र के निर्देश को इसलिए देख लें कि कोई निर्देश बदल तो नहीं गए हैं, कोई ऐसी नई बात तो नहीं आ गई है। वैसे इस परीक्षा में सरप्राइजेस नहीं होते, फिर भी देख लेना चाहिए कि जो 9 निर्देश पिछले वर्ष थे सेम के सेम है, कुछ नया तो नहीं हुआ है। इस चीज़ को करने में आपको 1 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। सुनने में लग रहा होगा कि इसमें बहुत समय खराब हो जाएगा, इसमें 1 मिनट ज़्यादा का समय लगेगा, लेकिन इस 1 मिनट की एक्सरसाइज से आगे आपको किसी तरह का कोई धोखा या आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ नहीं हुई जिससे आप घबरा जाएं। ये बातें समझ लेने के बाद अब हम कोशिश करें सीधे कि 2018 के प्रश्नों को देखें। मेरे पास सेट ए है, मैं हिंदी के प्रश्नों पे चर्चा, हिंदी भाषा में प्रश्नों की बात करूंगा और कहीं आवश्यकता पड़ी तो अंग्रेजी के प्रश्नों को भी रेफर करूंगा। पहला सवाल है, और यदि आपको जवाब पता हो तो आप बता सकते हैं। पहले हम ये बताएंगे कि सवाल सिलेबस के किस पोर्शन से है। सवाल है, मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम क्या है? आपने उत्तर बता दिया, शाही बुलबुल। ये है किससे? ये एमपीजीके से है ना। और सिलेबस के 7 और 8 का जो बिंदु है उस एमपीजीके से, जैसा मैंने सिलेबस के लेक्चर में भी कहा है कि उससे बहुत बड़ी संख्या में आती है। और किसी ने आंसर कहा शाही बुलबुल, ये भी मैं एक आपको अगला थंब रूल या एक वहम एक बताता हूं। जो आंसर आपके दिमाग में बिना चारों विकल्प देखे आ जाए उसमें फिर चारों विकल्प नहीं देखने की आवश्यकता होनी चाहिए। सिर्फ सही विकल्प ढूंढो कहां है और टिक मारो और आगे बढ़ो। क्यों? जैसे आपने शाही बुलबुल पढ़ लिया और कहीं का किस्मत से कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें शाही मुर्गा लिखा है, या सही ऑप्शन में एक में बुलबुल एक में शाही बुलबुल लिखा है। अगर आप ज्यादा पढ़ोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। जो आपको पहले से पता है उस नॉलेज पे ट्रस्ट करें। किसी भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट का ये बेस्ट तरीका है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा होनी चाहिए। अगर प्रायोरिटी देखें कि कैसे किसी प्रश्न को हल करें, फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए बिना विकल्प देखे। ये किसी भी, मैं केवल एमपीपीएससी के लिए नहीं, विश्व की किसी भी परीक्षा के लिए यही स्ट्रेटजी आपको हर जगह की, आप बिना विकल्प देखे मन में आंसर सोचें 10 सेकंड में। अगर आप बिना विकल्प देखे आंसर सोच ले रहे हैं और उसके बाद विकल्प देखें, वो विकल्प अगर आपको मिल गया है तो आगे कुछ दूसरी बार सोचने की जरूरत नहीं है। टिक मारिए, गोला लगाइए, आगे बढ़िए। कोई सेल्फ डाउट नहीं आना चाहिए। अगर बिना विकल्प देखे आपको कुछ हवा नहीं लग रही है, तब दूसरी प्रायोरिटी है, तो सेकंड प्रायोरिटी है कि फिर चारों विकल्प देख के सोचा जाए। उसके बाद तीसरी प्रायोरिटी हो सकती है कि अगर इसमें भी चारों विकल्प देखते ही एक सही समझ में आ रहा है कि हाँ ये मैंने कहीं पढ़ा ही था, तो टिक मारिए, गोला लगाइए, आगे बढ़िए। जरूरी नहीं है कि आप हर बार तीनों ऑप्शन को एलिमिनेट करें ही, क्योंकि ये गणित के सवाल नहीं है, ये नॉलेज के सवाल है। फिर भी जब बिना विकल्प देखे अगर आपको सही आंसर आ रहा है तो सही विकल्प आपको मिल रहा है, टिक लगाइए, आगे बढ़िए। नहीं समझ में आ रहा, चारों विकल्प देखना पड़ रहा है, अगर आपको सही दिख रहा है कि हाँ ये मैंने कहीं पढ़ा है, ऐसा कुछ था, कर लीजिए। फिर भी क्रॉस चेक करने के लिए चाहें तो बाकी 3 विकल्प देख लें। वो भी उसमें भी बात ना बनती हो तो फिर चौथा तरीका यह है कि कम से कम 2 गलत, जैसा कि केबीसी में होता है कि 2 आपको हमेशा 4 में से 2 ऐसे ऑप्शन मिलेंगे कि ये तो नहीं है। वो फिर प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, इसी सवाल से समझते हैं, मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम है, तो कुछ लोगों ने बिना विकल्प देखे कह दिया शाही बुलबुल। मैंने देखा सी शाही बुलबुल है, तो मैंने सीधे सी के नीचे गोला लगा लिया। अब मुझे नहीं पता कि मध्य प्रदेश का शाही पक्षी कौन है, तो मेरे दूसरे स्टाइल पे आता हूं कि चारों विकल्प देखें। विकल्प देखता हूं, ए मोर, बी मूर हेन, सी शाही बुलबुल, डी तोता। अब हो सकता है इसमें से मूर हेन, मुझे पता ही नहीं कि मूर हेन किसको कहते हैं। मैंने अंग्रेजी में देखा तो अंग्रेजी में भी मूर हेन लिखा है। पिकॉक, मूर हेन, पैराडाइज फ्लाई कैचर और पैरट। हो सकता है शाही बुलबुल शब्द याद नहीं आया आपको पहले, लेकिन आपने पढ़ा था मध्य प्रदेश का
राज पक्षी, और शाही बुलबुल देखते याद आ गया तो शाही बुलबुल पे टिक लगाइए और आगे बढ़िए। अगर आपको आइडिया ही नहीं और आपने कभी पढ़ा ही नहीं है तो फिर सोचिए कि कौन सा नहीं हो सकता। जैसे इसमें क्या स्ट्रेटेजी लगाऊंगा, मोर, मूरहन, शाही बुलबुल और तोता। तो मुझे पता है कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, अगर इतना मुझे पता है तो मोर नहीं हो सकता, तो मैं ए तो नहीं है, इतना समझ लिया मैंने। मूरहन, शाही बुलबुल और तोता है। अब मैं गेस कर सकता हूं कि मूर की अगर कुछ है, या इतना भी याद आ रहा है कि कुछ टेढ़ा सा नाम था, सिंपल नहीं था कुछ, तो सिंपल नहीं हो सकता। तोता, मैना, कौवा, चिड़िया जैसा नहीं होगा कुछ, क्योंकि एक शाही बुलबुल है पैराडाइज फ्लाई कैचर, एक मूरहन है, जो दो थोड़े कॉम्प्लेक्स नाम है। तो मैं गेस करूंगा कि इन दोनों में से कोई एक होगा। मोर तो होगा नहीं और तोता तो बहुत साधारण है, तो ए और डी नहीं है, इतना मैं कर लूंगा। इसके बाद भी अगर याद आ जाए कि शाही बुलबुल कहीं ना कहीं सुना लग रहा है, मूरहन कहीं नहीं सुना, तो सी पे मार के आगे बढ़ना चाहिए। यहां तक भी अगर बत्ती न जले कि टिमटिमा रही है लेकिन प्रकाश नहीं आ रहा है, तो फिर चौथा है कि एक इंटेलिजेंट गेस मारिए और आगे बढ़िए। इंटेलिजेंट गेस कहा है मैंने, गेस नहीं कहा कि आंख बंद किया और वो नहीं करना है।